क्या कहा मैंने भाई? आज से कोई बच्चा लाइव चैट पर ध्यान बिल्कुल नहीं देगा। जिसको जितनी गाली देनी है मुझे देने दो। तुमको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जो तरीका पहले था वही तरीका रहने दो, शांति से चीजें अपने आप चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंड करने के चक्कर में बात ज्यादा बढ़ जाई बढ़ गई। इसलिए मुझे कोई कितना भी गाली दे रहा है देने दो, मुझे सहने की आदत है। दूसरी बात यह है कि बढ़ जाओ। दूसरी बात यह है, चलो तुम अपने फोन का जीमेल चेक करवाओ। इसके पास फोन है, मुझे पता है, छोटा सा फोन है बटन वाला। इसके पास ये लाइव क्लास नहीं कर पाता है बेचारा। दूसरी बात है, मैं लाइव चैट का ऑप्शन मैंने एक्सप्लोर किया है, अब आएगा ही नहीं वीडियो पर कि आप फालतू कमेंट देखोगे या करोगे। यार एनीवे पढ़ाई पे ध्यान देना है। और कुछ मिसबिहेव कल जरूरत से ज्यादा शायद हो गया। मैं तो नहीं देख पाया, लेकिन थोड़ा बहुत देखा, मुझे बहुत खराब लगा। और ये बात कतई एक्सेप्टेबल नहीं है कि मेरे बच्चों के ऊपर कोई भी परेशानी इस तरह किया है, क्योंकि मैं शुरू शुरू से लेकर के अब तक आपके पीछे साल भर की मेहनत है, और आपने पूरे साल में देखा होगा कि मैं आपको हर मुसीबत से बचाते आया हूं, और हर प्रॉब्लम से नहीं चाहा हूं कि आप किसी भी समस्या से डिस्ट्रैक्ट हो। और अमूमन मैं ये भी कहता हूं कि जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है, समस्याएं कुछ ऐसी आती हैं जो आप सोचते नहीं हो, और उसमें उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से तैयारी खराब हो जाती है। तो जितनी बातें कल हुई उसके लिए मैं अपनी तरफ से सॉरी मांगता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। आगे से हम लाइव चैट पर ध्यान नहीं देंगे, और सिर्फ अपनी क्लास को करेंगे, और वहां से निकल जाएंगे। और बाकी अच्छे अच्छे कमेंट्स आप जो करते हो यूट्यूब वीडियो पर अपने, आप बस कर देना, बाकी चीजों पर ध्यान दे। कोई गाली दे रहा है उसको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। देने दो, कितना देगा, अभी तक दे दे के थक लिया, और देगा, और शहर बदलेगा और अच्छी बात है। देने दो, कितना देगा। अभी तक मैं इसी फिलॉसफी पे चलता हूँ, कितना देगा कोई गाली, देने दो। दे दे के थक जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। देखते हो बच्चा जब रोने लगता है तो उसको कई बार माँ बाप छोड़ देते हैं। जितना शांत करा उतना रोएगा। छोड़ देने पे क्या होता है, रोते रोते चुप हो जाएगा, अपने आप थोड़ी देर बाद सो जाएगा, उसके बाद क्या भूख लगी है खाना दीजिए। माँ बाप छोड़ देते हैं पूछना। तो यही इस शहर का हाल है। लोग अपने आप में इंप्रूव नहीं करेंगे, गाली देते रहेंगे, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर चलो बच्चों, आओ दोबारा से हम लोग जुड़ जाते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एक बार जल्दी से बोल दो, हाउस द जोश। आवाज नहीं आई, हाउस द जोश। चलो, भारत माता की जय। बिल्कुल सही बात है, चंगा है बिल्कुल। कल की क्लास में, आज क्लास ज्यादा नहीं चलेगी, मुझे जाना है 12 बजे के बाद। आधे घंटे आओ जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या है वो? अच्छा, क्वेश्चन किसके किसके पास शॉर्ट रन वाला क्वेश्चन नहीं है? दो भाई, इधर आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ा दो, आगे आगे। हाँ भाई, शॉर्ट रन का क्वेश्चन किसके किसके पास नहीं है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्वेश्चन है। आदर्श के नाम से तुम आओ।
है। आपको मिल गया? अब दिक्कत क्या है कि मैं स्टेटस लगा दिया था। अब कई बाहर के प्राणी भी उसको देख लिए होंगे, जो क्लास में आए होंगे कभी ना कभी, आके 5-7 दिन रहे होंगे, और जबरदस्ती माहौल खराब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए लोग ऐसा काम जानबूझ के करते हैं। अब 2-4 नाम तो सबको याद ही रहते हैं। मुझे भी याद है मेरे साथ एक 11वीं क्लास में कौन पढ़ती थी। अब अब गजब हाल है। मैं बॉयज स्कूल में पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ती थी। हाँ, ठीक है। तो हो सकता है बाहर के लोग भी कुछ हों जो इस क्लास में आए हो। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे ना, बीच में 10 बच्चे ऐसे थे जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन ऐसे थे जो टीचर के कहने पर इस क्लास में आए थे बस खबर लेने के लिए। ठीक है, आए थे, 5-7 दिन रहे, सारा खबर लिया, और उसके बाद फिर चले गए। वो देख के इग्नोर करना पड़ता है, इग्नोर कर दिया गया ऐसे बच्चों को जानते हुए भी। लेकिन अब ना कोई संपर्क है, ना ऐसा कुछ पता है कौन हो सकते हैं, तो क्या कहें किसी को। तो ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं, इसलिए हम उसको इग्नोर करें। हम में से अगर कोई होता तो आज देखने लायक एपिसोड था, वो घर नहीं जा पाता, सीधी सी बात है। 2-3 एफआईआर हैं, एक और हो जाता। हाँ, 4 इवन नंबर हो जाता। हाँ, ज्यादा क्या होता, और अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, हम ज्यादा करते हैं कम बोलते हैं। ठीक है, वो देखने लायक रहता अगर कोई पाया जाता तो। हर चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन मिसबिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कॉस्ट पर। चलो, आओ जरा हम लोग चर्चा करते हैं। यस, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 2 हिस्से थे। एक था एपीसी और दूसरा था एमपीसी। कल हम लोगों ने एपीसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करी थी। आज चर्चा कर लेते हैं मार्जिनल मार्जिनल प्रोपेंसिटी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हाँ, बिल्कुल आ जाओ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चलो भाई, खोलो अपना, एक बार फोन खोलो, फोन, फोन जीमेल, फोन जीमेल, जीमेल, जीमेल। फोन नहीं है, लाती नहीं हो, ठीक है। इधर दिखाओ। अकाउंट्स के नाम देखने हैं बस, आज सारे बच्चों के देखे हैं मैंने। ठीक है, वहां जीमेल में दिखाओ, जीमेल में बस नाम देखने हैं। ठीक है। हाँ,
उस पर क्लिक करो ऊपर, नहीं नहीं डी पर नहीं है, फोन नहीं है। हाँ भाई, क्लिक करके ऐसे दिखाओ। हाँ, एक ही दोस्त है, हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे बोलने वाली थी क्या? हाँ पीछे फोन है, नहीं है नहीं है, चारू के पास फोन नहीं रहता, पता है मुझे। हाँ ठीक है ठीक, खैर चलो। वाह, क्या क्या बात बोला है, आप इस कोचिंग इंडस्ट्री के खेसारी हैं, बिल्कुल सही बात है। एक बज जाएगा, सुनो इसी बात पे एक बज जाएगा। हाँ सुनो, सुनो भाई, मिथिले मिथिलेश की बात सुनो। सुनो भाई, सुनो। हाँ समझ गए हम, सही बात है बिल्कुल। उसकी तो बेटी तक को नहीं छोड़ते लोग, बेचारा कितना कुछ, हर बार उसकी बेटी को ही टारगेट कर लेते हैं। नहीं वो तुलना भावनात्मक तुलना है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। हम देखो, टीचर का मतलब होता है भाव को समझना, उदाहरण कुछ भी हो सकता है, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, मैं उसके भाव को समझ गया। वो उसका भाव इंसान, व्यक्तिगत इंसान से संबंधित नहीं है, उसका भाव है कि संघर्ष को बताना चाह रहा है कि जब भी कोई नया आदमी आता है तो उसको इसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाता है। डिस्टर्ब, आदमी का काम अलग अलग है, उसका लेवल अलग है, टीचर का लेवल अलग होता है। तो ठीक है, भावनाओं को समझना है। भावना बस इतनी है, भावना बस इतनी है कि लोग परेशान करेंगे, उसको इग्नोर करते हुए चलना है, और अभी तक बहुत करते हैं यार। तुमको सुनो, तुमको नहीं पता जितना मुझे परेशान किया गया है, मैं निगेटिव चीज पे बात नहीं करता हूँ, इसलिए क्लासरूम में वो सब चीज तुमसे डिस्कस नहीं किया जाता है। लोगों ने अपने एंगल से हर प्रयास कर, नोट्स से रिलेटेड कितनी बार धमकी आई है, यस, कि आप ऐसा नोट्स दोबारा नहीं बनाएंगे। नोट्स के ऊपर लिखी रहती है एक लाइन, इकोनॉमिक्स के नोट्स में कई बार लिखा हुआ है, याद रहे, इस पर भी लिखा हुआ है, याद रहे आशुतोष सर, इकोनॉमिक्स पे भी लिखा हुआ है। इस लाइन को लेकर के कितनी बार दफा कॉल आए हैं कि आप ये बात आगे से नहीं लिखेंगे। हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, लेकिन आप एक बार आके जरूर पहले ऑफिस में मिलिए, तब नहीं लिखेंगे। हाँ, लेकिन वो इंसान कभी आया ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि एक नहीं, लोगों ने होर्डिंग तोड़वा दिया, बैनर फड़वा दिया, और भी कई तरह के, बच्चों से फोन करवा करवा के गाली तक दिवाते हैं यार। बच्चा फोन करता है, कहता है कि हाँ बैच का टाइम क्या है, अच्छा कितना फीस लेबा, एक के बार में हाँ, उसके बाद एक के बार में 50 गो लड़का बानी, अब कितना लेबा। तो हम कहें खाली देम लेम ना। हाँ, तो कहने का इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर देना पड़ता है। हाँ, समझे? तो बहुत सारी चीजें इस शहर में चलती हैं, लेकिन क्या करें, सारी चीजें आपसे शेयर नहीं की जाती हैं, क्योंकि आप जान के करोगे भी क्या। जो चीज हैंडल हो जाता है उसको आदमी अपने लेवल पे कर लेता है। लेकिन एक ही फॉर्मूला है, इग्नोर, और काम ऐसा करो कि
कुत्ता भौंकते 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 थक के मर जाएगा। जब मर जाएगा तो अपने आप शांति हो जाएगी। क्या जरूरत है उसको बोले तुम शांत रहो, अच्छा है मेरा प्रचार ही तो कर रहे हो। आलोचक होना बहुत जरूरी है। अगर आलोचक हैं इसका मतलब आप अच्छा कर रहे हो। मुझे कैसे पता चलेगा मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? जब चर्चा चलेगी, चर्चा या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। बुरी चर्चा उत्साहित करेगी और अच्छा करना है, अच्छी चर्चा मन को थोड़ा सा डाउन कर देती है कि चलो मैंने सब कुछ अचीव तो कर ही लिया। तो मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ, करो जितनी बुराई करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, करके अपने आप थक जाओगे, थक के मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, बहुत लोग को हो रहा है। हाँ तुमको भी हो जाएगा एक दिन, बात खत्म, सीधी सी बात है। चलो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आओ जरा बच्चों ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहने का मतलब है बच्चों, जब इंसान का इनकम बदलता है तो साथ के साथ उसकी आमदनी भी बदलती, इनकम बदलता है तो कंजम्पशन भी उसका बदलता है। लेकिन इनकम में कितने से बदलाव हुआ और उस इनकम में बदलने से उसका कंजम्पशन कितने से बदला, ये बात हमको पता चलता है किस चीज से? एमपीसी से। और एमपीसी का फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन, अपॉन बिल्कुल सही बात है, चेंज इन इनकम। अगर इसको कहा जाए तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और कल हमने एपीसी पढ़ा था, एपीसी बराबर क्या था? सी बाई वाई। अच्छी बात है। अच्छा, इसको समझने के बाद मैंने कल आपको शेड्यूल समझाया था, पहले कुछ बातें लिखवा दिया था, लिखी गई बातों के आधार पर शेड्यूल तैयार किया तो चीजें आपको इजीली समझ में आ गई और एपीसी का नेचर समझ में आ गया। और एपीसी का नेचर क्या था कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा था एपीसी, एपीसी घट रहा था, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा था एपीसी, कंजम्पशन और एपीसी में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन, वो भी घट रहा था। और इनकम और कंजम्पशन में डायरेक्ट रिलेशन। और एपीसी के तीन अलग अलग बिहेवियर को हमने देखा, एक बार एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी इक्वल टू 1 और एपीसी लेस देन 1। और तीनों कब कब होते हैं ये कारण को देखा और लगभग 8-10 सवालों के जवाब हमको इस छोटे से कॉन्सेप्ट से मिलने शुरू हो गए थे। आओ उसी तरीके से एमपीसी का सबसे पहले मैं आपको शेड्यूल तैयार करवाता हूं, कॉपी खोल लो। और टेबल बनाओ, टेबल का नाम ही दे देंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये टेबल का नाम है। एक, दो, चार, पांच। इनकम वाई, कंजम्पशन टी। हाँ, और जो वीडियो मैंने डाला था, जिन जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है क्लास प्रॉपर वाज अकाउंट्स का, वो देख लेना, क्योंकि आज जब मैं आऊंगा पढ़ाने तो क्वेश्चंस कराऊंगा। और कल की वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट कवर करा रखा है, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आज के क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसलिए घर जाके आज भी वही 9 साढ़े 9 के आसपास लाइव आऊंगा। हाँ, रात में। इनकम कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन मतलब डेल्टा सी, चेंज इन इनकम डेल्टा वाई, और ये वाला कॉलम बन जाएगा एमपीसी का। 5 कॉलम का टेबल बनेगा।
इनकम वही मान लो जो अब तक हम मानते आए हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजम्पशन, कंजम्पशन मान लो भाई, हाँ जो था 40, 120, 200, 280, 360, 440 और 520। चेंज इन कंजम्पशन, पहला चेंज हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं। क्या पहले वाले केस में सुनो ना, 40 में से पहले कुछ है क्या इसके? क्या 0 के पहले कुछ है? तो पहला डैश आ जाएगा और एमपीसी भी डैश आ जाएगा। पहला डैश, उसके बाद निकालो डेल्टा सी का कॉलम, देखो लिखना बाद में, इधर देखो 120 में से 40 गया, 80, घटाते जाओ, सब में 80 80 आ जाएगा। यस 80 80। इधर तुमको पता ही है, इधर 100 में से 0 गया, 100, सब में से घटाते जाओ, सब में 100, सब में 100। चूंकि यहाँ सेम है तो एमपीसी भी सेम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में कुछ हल्का सा डाटा दे रखा है तो उस डाटा के हिसाब से कैलकुलेट करके आप देखोगे कि क्या बिहेवियर पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ एमपीसी क्या आ जाएगा, 80 भागा 100, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8। चलो बना लो। यहाँ कांस्टेंट बन गया, वैसे कांस्टेंट रहेगा नहीं, अगर हम थोड़ा सा डाटा को चेंज कर लें तो चेंजेस हमको नजर आने शुरू हो जाएंगे। खैर बना लो। डैश इसलिए हो गया क्योंकि हमने बाद, चेंज निकाला जाता है हमेशा कंपेयर करके बाद वाले में से पहले वाले को। तुम अभी जन्म लेना ही शुरू किए, मैं ये कह सकता हूं कि तुम पिछली बार कितनी रोटी खाए थे? नहीं कह सकता हूं ना। या कितना दूध पिए थे? नहीं कह सकता हूं। क्यों? कंपेयर किससे करेंगे? अभी तो तुम आए हो धरती पर। तो भैया 40 के पहले कुछ है क्या कंपेयर करने के लिए? तो इसीलिए क्या लिख दिया, डैश लिख दिया। नहीं लिख सकते हैं, 40 नहीं लिख सकते हैं। चेंज निकाला जाता है, चेंज का मतलब कितना चेंज? चेंज तो हुआ ही नहीं ना, वो तो पहला ही है, तो चेंज कैसा? इसलिए नहीं लिख सकते हैं। इनकम से ज्यादा कंजम्पशन बिल्कुल हो सकता है। हाँ, जीरो इनकम के केस में तो हो ही रहा है ना, 0 पर 40 कंजम्पशन। और यहाँ फिर यहाँ भी देखो ना, 100 से कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, 120। तो इसमें क्या हो सकता है, इंसान अपनी पास्ट सेविंग का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, डिस सेविंग ही बोलते हैं इसको, नेगेटिव सेविंग को डिस सेविंग ही बोला जाता है। तो ये संभावना होती है जब हम अपने पास्ट सेविंग को इस्तेमाल करके कंज्यूम करें कोई चीज, या जमीन मकान बेच दिया, पैसा आ गया, आमदनी नहीं है, सिर्फ खा रहे हैं, तो ये पैसा कहीं से आ सकता है। क्योंकि चेंज इन इनकम सब में 100 है। अगर इनकम 100 से 220 हो जाएगा, फिर 220 से 400 हो जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं आएगा। ये कोई नियम नहीं है कि डेल्टा वाई कांस्टेंट आएगा। ये डाटा हमने ऐसा लिया है, इसलिए वो कांस्टेंट हमको दिख रहा है।
चलो आ जाओ, जरा नोट्स खोलो एक बार, जो नोट्स दिया है उसको खोलो। पढ़ो जरा क्या लिखा है। एमपीसी रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन टोटल इनकम। डेफिनेशन हो गया, नीचे फॉर्मूला हो गया, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। उसके बाद तीसरी लाइन में उसी को शॉर्ट वर्जन में लिख दिया, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला फीचर, सबसे भयानक फीचर, एमपीसी निकाला जाता है कैसे? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अच्छा, एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट, एमपीसी कांस्टेंट भी रहता है जब आपका इनकम और कंजम्पशन में चेंजेस एक समान हो तो एमपीसी कांस्टेंट रहेगा। द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीसी का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, याद रखना। अगर तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो एमपीसी का मान हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द वैल्यू ऑफ एमपीसी, समझते हैं इसको, द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच इसकी वैल्यू आएगी। अब सवाल ये उठा कि एमपीसी 0 कब होगा और एमपीसी 1 कब होगा। मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। तो अब तुम देख रहे हो, अब तुम इसका आंसर दे पा रहे हो, और दे पाने का एकमात्र कारण है फॉर्मूला तुम्हारे ध्यान में है। फॉर्मूले को बस देखो, एमपीसी ऊपर लिखा हुआ है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अब सोचो इसका वैल्यू 1 कब होगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। इसका मतलब जब डेल्टा सी बराबर होगा डेल्टा वाई के, मतलब जितना चेंज इन कंजम्पशन है, जितना चेंज इन इनकम है उतना ही चेंज इन कंजम्पशन है। जितना आय में परिवर्तन हुआ है उतना ही उपभोग में परिवर्तन हुआ है। तो उस केस में एमपीसी का मान 1 के बराबर होगा। कैसे होगा? तो एक बात बताओ ना, इसी फॉर्मूला में क्या इस डेल्टा सी की जगह मैं डेल्टा वाई नहीं लिख सकता हूं? तो डेल्टा वाई और नीचे डेल्टा वाई है, कट के क्या हो गया? 1 हो गया। और क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि डेल्टा सी और डेल्टा वाई दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अच्छा, इसका मतलब मैं एक बात और कह सकता हूं, ये तो आपसे सवाल में पूछ लेता है, when when the value of when change in consumption is equal to change in income, the value of MPC will be 1। या एक बार सवाल ऐसे भी पूछ लेता है, when change in saving is equal to 0, then the value of MPC is। मैंने क्या कहा कि जब चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग किसके बराबर है? इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में एमपीसी, ऐसे केस में एमपीसी का मान 1 के बराबर होगा। इस बात का कोई मतलब बना या नहीं बना? किसको किसको कारण पता चल रहा है? क्यों? हाँ विज्ञान, क्यों? हाँ भैया, इसी बात को तो मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूं। आओ थोड़ा सा, अगर तुम चाहते हो और एक्सप्लेनेशन देख लेने का तो देखो जरा। ये हम जानते हैं कि y बराबर होता है C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। चारों बगल डेल्टा लगा दो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन इनकम जो होगा किसके बराबर होगा? या तो इनकम बदलेगा तो या तो तुम खाओगे या बचाओगे। तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग।
और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन सेविंग किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस 0। तो इक्वेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या निकल के आया, डेल्टा वाई किसके बराबर हो गया, डेल्टा सी के बराबर हो गया। फिर हम वहीं पहुंच गए, और जहां डेल्टा वाई और डेल्टा सी बराबर होते हैं वहां एमपीसी का मान क्या होता है, 1 होता है। बात समझ में आ रही है। तो एमपीसी के 1 होने की दो कंडीशन आपके सामने आ गई, दो कंडीशन आपके सामने आ गई। पहला कंडीशन तो ये है जब डेल्टा सी डेल्टा वाई के बराबर हो, और दूसरा कंडीशन ये है कि जब डेल्टा एस किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। इन दोनों ही शर्तों पर एमपीसी का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आमतौर पर एमपीसी का मान 0 और 1 के बीच आता है, लेकिन 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। सवाल ये उठा कि 1 कब आएगा, तो 1 तब आएगा जब डेल्टा सी डेल्टा वाई के बराबर हो, या फिर डेल्टा एस किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। प्रॉपर लॉजिकल तरीके से समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है सारी चीजें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और सीबीएसई में सब्जेक्टिव लिखने के लिए आता है। क्लियर हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं एमपीसी का मान 0 कब होगा। तो फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूले का वैल्यू 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर में 0 हो या डिनोमिनेटर में 0 हो। ऊपर 0 न्यूमरेटर में, क्योंकि नीचे जब 0 अगर आ जाएगा तो मान उसका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब एमपीसी का मान 0 करने के लिए, एमपीसी का मान 0 करने के लिए अपन लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, अपन लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, डेल्टा सी क्या हो, 0 हो। तो एमपीसी 0 कब होगा, जब डेल्टा सी 0 होगा। अच्छा, इसी को दूसरे भाषा में कैसे कहेंगे, इसी को दूसरे भाषा में, इसकी भाषा में अगर बात करना चाहें तो सेविंग की टर्म्स में। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहां कंडीशन बनेगा कि जितना तुम्हारा इनकम आया, जितना तुम्हारा इनकम बदला, तुम सारे इनकम को क्या कर लिया, सेव कर लिया। मतलब डेल्टा वाई किसके बराबर हो गया, डेल्टा एस के बराबर हो गया। अगर डेल्टा वाई डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब डेल्टा सी क्या हो गया, 0 हो गया। जितना तुम्हारा आय बढ़ा सब तुम बचा लिया, आया कुछ नहीं। डेल्टा सी 0, फॉर्मूला में ऊपर 0 रखेंगे तो एमपीसी बराबर 0 बाई डेल्टा वाई, तो एमपीसी बराबर 0। तो एमपीसी के 0 होने का दो कंडीशन आ गया। पहला, जब एमपीसी का मान एमपीसी 0 तब होगा जब डेल्टा सी 0 हो, और दूसरा जब डेल्टा वाई किसके बराबर हो, डेल्टा एस के बराबर हो। ये सारे सवाल पूछते हैं एग्जाम में। चलो जल्दी से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। हेडिंग दे लेना, द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और ऐसे टेबल बना के लिख लो इसी टूटी फूटी बात को। चलो इसके बाद डिफरेंस दिया है, जरा नोट्स में तुम पढ़ लेना, उसके बाद कहानी खत्म, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। और बिल्कुल 11 बजे, 11:15 बजे तक मैक्सिमम आ जाओ, 11:15 बजे क्लास शुरू हो जाएगी।